एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का 4th चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं या नहीं रिवाइज करे हैं तो आप उनको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं आज के चैप्टर की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हम किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि कलेक्ट कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या सोर्सेज हैं। और 3rd चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 2 इंपॉर्टेंट मेथड, सेंसस और सैंपल मेथड, डेटा को कलेक्ट करने के। अब देखो, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो वो एक रॉ डेटा होता है, मतलब वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। हमने सारा डेटा अपने पास बस इकट्ठा कर लिया है, अब उसको सिस्टमैटिकली अरेंज भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो किसी काम का होगा। अब जैसे कि जैसे आपकी बुक्स होती हैं, अब उस बुक्स के सारे ही पेजेस आपको ऐसे अलग अलग दे दिए जाएँ, सारे मिला करके, मतलब बिल्कुल एकदम शफल करके, तो वो पेजेस आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। आपको उनको सेट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए वो एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं, जिससे कि आप उससे मतलब यूटिलिटी अपनी डिराइव कर सको, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो रॉ होता है, और उस रॉ डेटा को हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है बेसिकली, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट comparison of mass of similar data may be facilitated and further analysis is possible। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, ये होता है एक अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, मतलब फिगर्स को, जो भी हमने डेटा फिगर्स में कलेक्ट किया है, उसको अरेंज करना इन सच अ मैनर दैट कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ सिमिलर डेटा, मतलब जो सिमिलर डेटा होगा ना, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, उसमें से कुछ सिमिलर होगा, कुछ इधर सिमिलर होगा, कुछ उधर सिमिलर होगा, तो उन सब को एक एक तरह से ग्रुप कर लेना, इकट्ठा कर लेना कि इतना सारा ये सिमिलर है, इतना सारा ये सिमिलर है, फिर उनके बीच में कंपैरिजन करना या फिर अपनी फर्दर एनालिसिस प्रोसीड करना, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन या स्टडी चल रही है। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप या फिर इम्पॉर्टेंट मेथड जो होता है वो है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करके हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से, फिर उस पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासीफाई करना, ये तो वैसे आप बहुत कॉमन टर्म्स हैं, ऑर्गेनाइज करना, क्लासीफाई करना। क्लासीफाई क्या होता है, अलग अलग हिस्सों में बांट देना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, डेटा को भी हम अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज, यानी कि एक सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल मतलब फिगर्स से रिलेटेड, तो फिगर्स वाली सीरीज में हम कन्वर्ट कर देते हैं रॉ डेटा को in a manner such that some meaningful conclusion can be drawn out of it। तो इस तरीके से करते हैं कि जिससे उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल सके। अब आपको जैसे क्या होता है, हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे कि जैसे साइंस में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, एसएसटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आपको सारे ही चीज़ें एक बार में पढ़ा दे तो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब एक साथ में, मतलब साइंस के कुछ टॉपिक्स मैथ्स में मिला दें या साइंस के कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री में मिला दें, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो उनको क्या किया है, अलग अलग तरीके से ग्रुप कर लिया है। हिस्ट्री के ये टॉपिक्स होते हैं, उनकी एक किताब बना दी, साइंस के ये टॉपिक्स होते हैं, उनकी एक किताब बना दी। इस तरीके से क्लासीफाई कर दिया है डेटा को। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करें, जिससे कि हम मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें आउट ऑफ देम, ठीक है। ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो जब हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी डेटा को, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको क्या करना है, एक रिसर्च करनी है अपनी कॉलोनी में। आपकी कॉलोनी में 500 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, 500 फैमिलीज़ हैं,
और आपको ना उनका बहुत सारे डेटा इकट्ठा करना है। मतलब उनका जैसे मंथली इनकम का डेटा, मंथली उनकी जो सेविंग्स हैं उनका डेटा, उनके जो मंथली एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसका डेटा, ठीक है। और उनके क्या कहते हैं, और क्या क्या हो सकता है, उनकी एजुकेशन का डेटा कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारा उनका डेटा हर फैमिली का इकट्ठा करना है। अब आप क्या करोगे, आपने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन हो गया डेटा का। अब आपको उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप क्या करोगे, उसको ना प्रॉपरली क्लासीफाई करोगे। पहले क्लासिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा या फिर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा। तो ये जो आपने इससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया है, आप इसको अच्छे से क्लासीफाई करोगे। जैसे कि आप बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। जैसे कि किसी फैमिली में कुछ ग्रुप्स ऐसे बना दो कि ना ये 5 मेंबर्स थे इन फैमिलीज़ में, तो बहुत सारी फैमिलीज़ इस वाले ग्रुप में आ जाएंगी जिसमें 5 मेंबर्स थे। बहुत सारी फैमिलीज़ आ जाएंगी जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स ही थे। बहुत सारी फैमिलीज़ आ जाएंगी जिसमें, ये मैंने लाइन क्यों खींची है, 4 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स बन गए। अब इन 3 ग्रुप्स में भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी होंगी जिनकी इनकम, मंथली इनकम 50K से ज़्यादा होगी, 50,000 से ज़्यादा होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे 30,000 है अराउंड, कुछ की होगी 80,000 प्लस होगी। तो ये इसमें भी 3 ग्रुप्स बन गए। ऐसे ही इन सब में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इनकम वाला जो डिसाइड हो गया है, इनमें भी और ग्रुप्स हो सकते हैं कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं 50,000 से ऊपर तो कमा रही हैं पर वो अनएजुकेटेड हैं, कुछ हैं एजुकेटेड। ऐसे ही करके सब में, मतलब बहुत सारे आप ग्रुप्स बना सकते हो। और ये ग्रुपिंग जो होती है ना, ये किस पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं अपनी मर्ज़ी से आप और ग्रुपिंग करते जाओ कि मतलब भाई उनके घर में कितनी छत हैं, कितने कमरे हैं, उस बेसिस पे भी क्लासीफाई कर दो। नहीं, उसमें क्या करना है आपको, अपनी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, किस से चीज़ से रिलेटेड आपको डेटा इकट्ठा करना है, उसी से रिलेटेड आप डेटा इकट्ठा करते हो और उसी तरीके से, उसी बेसिस पे आप डेटा को क्लासीफाई करते हो। तो ये जो डिविजन्स हमने बना लिए थे, हर डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, क्लास, ठीक है। हर डिवीज़न को हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली क्लास जिसमें 80,000 से ज़्यादा है इनकम लोगों की, ये वाली क्लास जिसमें लोग अनएजुकेटेड हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं। अब ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। मतलब बस ग्रुपिंग करनी है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पर इस चीज़ से आपको 2 चीज़ें या फिर 2 फीचर्स क्लासिफिकेशन के समझ आए होंगे। वो क्या है कि सबसे पहले तो हम डेटा को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया था। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ये जो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, ये किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास सिमिलैरिटीज़, उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर ही। मतलब उस एक ग्रुप में हमने सिर्फ वही लोग रखे थे जिनके घर में 5 फैमिली मेम्बर्स थे, जिनके घर में 5 मेंबर्स रहते थे। उसमें और कोई ऐसी फैमिली तो नहीं थी जिसमें सिर्फ एक ही रहता हो या 2 रहते हो, सारे वही लोग थे जिसमें 5 रहते थे। तो एक सिमिलैरिटी हो गई। एक ग्रुप ऐसा था जिसमें हमने सिर्फ वही लोग रखे थे जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से ऊपर थी पर वो अनएजुकेटेड थे। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई, उसमें सिर्फ वही लोग आएंगे। उसमें एक भी इंसान ऐसा या फिर एक भी फैमिली ऐसी नहीं होगी कि वो 50,000 से ऊपर कमाती हो पर वो एजुकेटेड हो, नहीं, सारी अनएजुकेटेड। तो ये क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही हम ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो बात सही है। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, हमें क्लासीफाई ही क्यों करना है या फिर किस ऑब्जेक्टिव से करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आता है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इससे होता क्या है, बेसिकली जो हमारा डेटा इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना रॉ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ, वो सिंपल हो जाता है और ब्रीफ दिखता है। मतलब उसकी ब्रेविटी होती है, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखता है, आपको आसानी से आप कोई भी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मतलब सिंप्लीफिकेशन और ब्रीफनेस, सिंप्लिसिटी बढ़ जाती है हमारे डेटा की। नेक्स्ट आता है आपका यूनिटी।
यूनिटी का मतलब क्या है? देखो, यूनिटी से ये मतलब है कि एक एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो मतलब आपके आइटम्स हैं वो यूनाइट हो गए हैं, उनकी ग्रुपिंग हो गई है। ठीक है, आपको हर किसी को अलग अलग नहीं देखना। अगर आपको मतलब आप कुछ अपना चेक कर रहे हो डेटा, आपने देखा कि अरे ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं देखूं जो जिनकी घर में 5 मेंबर्स रहते हैं, आप फटाफट से देखोगे वो वाला ग्रुप कहाँ है, उसमें इतने फैमिलीज़ हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ कि आपने उन फैमिलीज़ को यूनाइट कर दिया था, मतलब जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको एक साथ रखा था, तो तभी तो आपने ये सब जान पाए। तो यूनिटी का मतलब होता है ये। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है? डिस्टिंक्टिवनेस कैसे समझ सकते हो कि आप अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, क्योंकि हर ग्रुप की सिमिलैरिटी अलग है, कोई भी ग्रुप सिमिलर नहीं है, कोई भी ग्रुप आपस में सिमिलर नहीं है, पर जो ग्रुप के अंदर के आइटम्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं। ग्रुप सिमिलर नहीं है, ग्रुप सारे अलग हैं। किसी में 5 फैमिली मेम्बर्स वाली फैमिलीज़ हैं, किसी में 6 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ हैं, किसी में 2 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ हैं। तो सारे ही ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसीलिए वो क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस शो करते हैं। आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये ग्रुप अलग है, वो अलग है, वो अलग है। और क्योंकि ये डिस्टिंक्टिवनेस मतलब वाला इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए कंपेरेबिलिटी भी होती है। मतलब क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ऐसी फैमिलीज़ कितनी हैं, सपोज़ जिनमें 5 मेंबर्स रहते थे वो थी फैमिलीज़ 100, और जिनमें 2 रहते थे उनमें थी 81। तो आप कंपेयर कर सकते हो। जिनमें 3 मेंबर्स रहते थे वो थी 64। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बाकी अलग सारे ग्रुप्स के बीच में। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक अरेंजमेंट। हमको साइंटिफिक अरेंजमेंट चाहिए होता है, मतलब एक प्रॉपर साइंटिफिक अरेंजमेंट कैसा होता है कि आपने देखा होगा साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हमेशा सिस्टमैटिक होती हैं, हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है। तो हमको एक काइंड ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चाहिए होता है, इसीलिए हम डेटा को ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिससे कि हम आसानी से देख सकें, अपने डेटा को रिव्यू कर सकें, उसकी सिंप्लिसिटी बनी रहे, हमें समझ आ जाए, हमारे अलावा और भी तीसरे इंसान को ईजिली देख के समझ आ जाए। और लास्ट है आपका अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ऑब्वियस है कि जब आप किसी भी डेटा को अच्छे से क्लासीफाई कर लोगे, ग्रुप में अरेंज कर लोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव लगेगा, है कि नहीं। अब मान लो आपके जो किताबों के पन्ने हैं आगे पीछे लगे हों सारे, मतलब 91st वाला पेज वो पहले नंबर पे लगा दिया जाए, पहला पेज वो बीच में लगा दिया जाए, तो क्या वो अट्रैक्टिव या इफ़ेक्टिव लगेगा? नहीं। सबसे बड़ी बात, ना वो सिंप्लीफाइड होगा, ना ही मतलब उसका साइंटिफिक कोई अरेंजमेंट होगा, और ना ही वो अट्रैक्टिव लगेगा, ना ही इफ़ेक्टिव लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो ये हमारा डेटा होता है इसको अच्छे से क्लासीफाई करते हैं, जिससे कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगे। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ऑब्जेक्टिव्स के अलावा हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी गुड क्लासिफिकेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट आपका पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत, सबको मिला के, सबको लेके चलना, एज अ होल। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है, ये क्या होता है, सबको, सारे आइटम्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, हम एक भी आइटम को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, एक भी आइटम रहता नहीं है, सबको हम इकट्ठा करते हैं, सारा डेटा इकट्ठा करते हैं और हर किसी को प्रॉपरली क्लासीफाई करते हैं। दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है? क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है कि मतलब जो कोई भी क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें क्लैरिटी आपको दिखे। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन के बाद भी आप लोग कंफ्यूज रहो कि भाई ये क्या है वो क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन तो रॉ डेटा के साथ ही बहुत होता है। रॉ डेटा के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए ही तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इस तरीके का होना चाहिए कि आराम से आप उसको देख के समझ सको, एक ही नज़र में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तीसरा आपका पॉइंट आता है होमोजेनिटी।
होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो जो आपने ग्रुप्स में डिवाइड करा है, बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए हैं, तो हर ग्रुप में होमोजीनियस कैरेक्टर्स होने चाहिए, होमोजीनियस आइटम्स होने चाहिए। मतलब होमोजीनियस क्या होता है? सिमिलर, आइडेंटिकल। तो मैंने बताया ना, हर ग्रुप तो आपस में डिफरेंट होगा पर ग्रुप के अंदर के आइटम्स सिमिलर होंगे, आइटम्स होमोजीनियस होंगे। तो आइटम्स सारे एक ग्रुप में, सारे ही आइटम्स, सारा ही डेटा आपका होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी से मतलब ये है कि आप जिस पर्पस से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपको उस पर्पस से ही आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जैसे कि मान लो आपको क्या करना है, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका फैमिली का मतलब उनकी फैमिली का इनकम और एक्सपेंडिचर जानना है आपको, ठीक है, एक्सपेंडिचर का डेटा कलेक्ट कर लिया। पर अब आप क्लासिफाई कर रहे हो उन बच्चों को उनके हाइट के बेसिस पे, या फिर जितना वो मार्क्स स्कोर करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में उसके बेसिस पे, तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। सेंस कब बनेगा? जब आप उनको उसी बेसिस पे क्लासिफाई करो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम है 50,000 प्लस, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम है 50 to 80, ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो आपको क्या करना है? सूटेबल होना चाहिए। मतलब आपका जो पर्पज़ है इन्वेस्टिगेशन का और जो क्लासिफिकेशन का पर्पज़ है वो मैच करना चाहिए, ठीक है, मिसमैच्ड चीज़ें नहीं चलेंगी। नेक्स्ट आपका आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया फिर उसको क्लासिफाई किया तो वो स्टेबल रहना चाहिए। मतलब जैसे आपने किया है मतलब वो एक तरह से मैच करना चाहिए आपके पर्पस को भी और आपकी आगे की स्टडीज़ हो पाए अच्छे से। मतलब कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उसमें स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मन किया तो आपने ये कर दिया, आपने मन किया तो आपने वो कर दिया। तो स्टेबिलिटी आपके क्लासिफिकेशन में होनी चाहिए। और एक आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है इलास्टिक। इलास्टिक से क्या मतलब है? इलास्टिक का हमने उसमें भी पढ़ा, देखो माइक्रो में। इलास्टिक मतलब चेंज वगैरह आना, ठीक है। तो आपका जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, हालांकि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बट फिर भी मैंने बोला कि स्टेबल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, पर फिर भी वो थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब नेसेसरी है कि चेंजेस करने ही करने हैं, ये जो हमने ग्रुपिंग कर दी है हल्की सी गड़बड़ हो गई है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप उसमें ईजिली चेंजेस कर पाओ, बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची ना करनी पड़े, तो ईजिली चेंजेस भी पॉसिबल हों। इसीलिए आपका जो डेटा का क्लासिफिकेशन जो आप कर रहे हो वो इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्या क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, और क्लासिफिकेशन क्या होता है। और क्लासिफिकेशन क्या है? एक मेथड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का, ठीक है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है कि हम इस तरीके से मतलब क्लासीफाई कर करके डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ें में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पर चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनाइजेशन करने का एक तरीका है, क्लासीफाई कर दो उसको तो उससे सब कुछ हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा हमको, तो इसीलिए हम ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अब आज का वीडियो आपका यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।